नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ मेहमान है वो है नवी मुंबई के एक युवा नेतृत्व जिसने हर सेक्शन को प्रभावित किया है, जिन्होंने लगातार एक के बाद एक सफलता देखी है और जिनका इस बार एक्चुअली हैट्रिक होता था एज एन एमएलए नवी मुंबई में, लेकिन उनके त्याग की वजह से वो नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, बीजेपी में वो शामिल हुए और उसके बाद लगातार एक के बाद एक उनके काम कार्य फिर भी दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संदीप नायक साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ख़ास मेहमान में। बहुत ज़बरदस्त जर्नी आपकी शुरुआत से रही है। 2005 में आपने एक्टिव पॉलिटिक्स एंटर किया है और पिछले 5 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। नहीं, देखिए कि 2019 में मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगा ऐसे करीबन निश्चित हो चुका था, लेकिन कुछ वहाँ पे उस समय जो घटनाएं घटी और जो निर्णय लिए गए उसके वजह से मैं वो चुनाव नहीं लड़ पाया। लेकिन उसके बावजूद मेरा सामाजिक और राजकीय जीवन का अनुभव मैंने हमारे शहर के विकास के लिए, शहर के हित के लिए और संगठन के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए, ऐसा मैंने समझा। और उसी समय कोरोना की महामारी पूरे विश्व में आई, हमारे देश में आई और हमारे शहर में भी आई। और उस समय विधायक न होते हुए इस नवी मुंबई शहर में एक जिम्मेदार नागरिक और लोक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे इतने साल का अनुभव और मेरी पहचान और एक बड़ी संख्या में मेरे साथ काम करने वाले मेरे सभी कार्यकर्ता इस संकट को हमें एड्रेस करते हुए या इस संकट से हमारे शहर को सुरक्षित रखते हुए इस शहर की सुविधाएं और विशेषता से उस समय महानगर पालिका में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एब्सेंट थे, क्योंकि महानगर पालिका डिसॉल्व हो चुकी थी और ये पूरी जिम्मेदारी ये प्रशासन के पास थी। और जब भी लोक प्रतिनिधि के और लोक प्रतिनिधि होते हैं तो वो हर उनके वार्ड का प्रतिनिधित्व महानगर पालिका में करते हैं। लोगों की इश्यूज़, लोगों के प्रॉब्लम्स वो जनरल बॉडी में रखते हैं। और ऐसे समय में लोगों को क्या करना ये सूझ नहीं रहा था और उसमें एक अनुभव हमें काम पे आया और नवी मुंबई के इसी सभी सिचुएशन को एक एड्रेस करने के लिए एक बहुत ही अनुभवी मार्गदर्शन आदरणीय गणेश जी नाइक साहब का हमारे पूरे शहर को मिला। उस समय महाराष्ट्र में कहीं भी महानगर पालिका में वहाँ पे सब लॉक था, तो हमारी समस्या लेके जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक पैरेलल जनरल बॉडी इस महानगर पालिका में शुरू की गई। वो पैरेलल जनरल बॉडी और किसी की नहीं थी, जनता की थी। जो स्लम के जो लोग हैं, जो शहर के हैं, जो गांव के हैं, उनके जो इश्यूज़ थे उन इशू को लेके हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव और कॉमन लोग भी वहाँ पे महानगर पालिका में आए, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको जस्टिस दिलाने के लिए आए, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने उस समय प्रयास किया। उस समय हम भूल गए कि हमें कोई राजनीतिक काम करना है, हमें इलेक्शंस लड़ने। और इसका श्रेय मैं निश्चित रूप से आदरणीय गणेश जी नाइक साहब को दूंगा। उन्होंने हमारे सभी नवी मुंबई के प्रमुख कार्यकर्ता, जो कोर कमेटी, जो जिनकी संख्या करीबन 40 तक है, उनको सबको बुलाया कि आज ये स्थिति कोरोना की नवी मुंबई में है, ये देश में और ये विश्व में है। ऐसे समय आपको राजनीति बंद रखनी है। इलेक्शन का एजेंडा नहीं रहेगा, ये एजेंडा रहेगा कि आपको समाज ने जनप्रतिनिधि करके आपको देखा है, आपको लोगों ने मैंडेट भी दिया है और ऐसे समय आपको जनता के लिए खड़ा होना है। एक हम कुछ किसी के ऊपर काम करके किसी के ऊपर एहसान करते हैं, ये भावना बिल्कुल मन में नहीं होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। आप खुद को सुरक्षित रखते हुए जितना भी इस समय समाज के लिए कर सकते हैं वो आप करो। और उसी समय ये 2019 का दौर, तो मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं विधायक नहीं हूँ। और जो रिस्पॉन्स जो ब्यूरोक्रेसी ने भी दिया और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने दिया और जनता ने भी मुझे ऐसा महसूस नहीं करने दिया कि यहाँ पे आप लोक प्रतिनिधि या आप विधायक नहीं है। तो एक उस समय हम लोक प्रतिनिधि क्यों बनते हैं और लोक प्रतिनिधि बनने के बाद आपको क्या हासिल होता है,
और लोक प्रतिनिधि नहीं होने के बाद आपको क्या होता है। तो इस दोनों चीज़ों का फ़र्क मुझे उस समय मुझे अनुभव करने को मिला, और वो अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मैं तीसरी बार मैं चुनाव लड़ने को जाऊँ और न लड़के हुए भी, मैं भी आमदार नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने उस समय मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट दी और मुझसे उम्मीदें भी रखी, और जो फ्लो मैं एमएलए के समय मेरे पास था उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फ्लो मुझे उस समय मेरे पास लोगों का काम लेके आने का या उनके जो भी समस्या है बताने का रहा है। तो मैंने वो स्पिरिट में लिया है कि ठीक है, मैं कुछ परिस्थिति थी कि उस समय मैं ये कंटेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद में जो लोगों का रिस्पेक्ट मिला और मुझे जो काम करने का मिला, वो एक अच्छा अनुभव था। और उस काम को मैंने रुका के नहीं रखा कि मेरा अगर 20 साल का अगर मेरा सोशल पॉलिटिकल करियर है, उस समय जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स है, जो मेरा अनुभव है, उसका यूटिलाइजेशन शहर के हित में होना चाहिए। और उस तरीके से काम करते हुए जो सोशल वर्क है, जो मेरा एजुकेशन सेक्टर में मेरा काम है, जो इन्वायरमेंट सेक्टर में मेरा काम है, स्पोर्ट्स के लिए जो मेरा काम है, वो मैंने निरंतर ज़्यादा थोड़ी सी उसको इम्पोर्टेंस देके उसके काम बढ़ाने का प्रयास उस कालखंड का मेरा रहा है। तो जीवन में आपको उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर चीज़ को पॉजिटिव वे से लेना और आगे काम करते रहना, ये सीख मुझे मेरे सभी गुरुओं से मिली है, और वो काम मैं करता रहा। परिस्थिति में आप नहीं लड़ सके जैसा आपने कहा, और बहुत पॉजिटिवली आपने उसके बाद भी लिया, मेरे ख्याल से उसी की वजह से, और रिस्पेक्ट भी बढ़ी, जैसे आपने कहा कि फ्लो बढ़ता गया। और उसके बाद एक जो बहुत बड़ा अहम उस दौरान डिसीजन था बीजेपी ज्वाइन करने का, वो सफ़र आप कैसे देखें? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से मुझे हमारे महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनका जो विज़न पूरे महाराष्ट्र के ग्रोथ के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, एक पॉलिसी डिसीजंस उनके माध्यम से कुछ अच्छे लिए गए, और वो मुझे ऐसे लग रहा था कि इनके माध्यम से जो फास्ट डिसीजंस वो ले रहे हैं, वो हमारे सिटी के लिए मददगार साबित होंगे। जो कई सालों से हमारे शहर के कुछ इश्यूज़ जो पेंडिंग थे, जैसे एक रीडेवलपमेंट का इशू था, गाँवठान का विस्तार और गाँवठान की पॉलिसी आने का विषय था, स्लम की पॉलिसी आने का विषय था। तो नवी मुंबई शहर और हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट में बेटर कर रहा था। जैसे पानी का की सुविधा में, वाटर मैनेजमेंट में ये शहर नंबर 1 है, क्लीन के सिस्टम में भी क्लीनिनेस के कई अवार्ड हमारे शहर को मिले, एजुकेशन में अच्छा, हेल्थ में अच्छा है। उसके बावजूद 20 साल से कोई भी टैक्स इस शहर में नहीं बढ़ा है। तो ऐसे समय अगर ये 3 जो प्रमुख इशू है, इसमें रीडेवलपमेंट है, जो सिडको के बिल्डिंग्स का है, गाँवठान का एक सर्वसमावेशक और शहर को संभालते हुए जो ग्रामस्थों को समझते हुए जो डिसीजन लेना है उसकी बात है, और स्लम का भी एक अच्छा डिसीजन, उसका रेगुलराइजेशन, ये हो जाएगा और ये शहर के सभी इशू पूरे हो जाएंगे, ऐसी धारणा मेरे उस समय थी। और डेफिनेटली इस देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, उनका एक विज़न और उनका उस 5 साल का काम, और उस 5 साल के साल में उन्होंने हर शहर के लिए हुए निर्णय, अपने देश की प्रतिमा विश्व में जो बड़ी है उसके प्रति लोगों ने दिखाया हुआ विश्वास। तो उस समय मुझे से उम्मीद थी कि इस समय अगर हम जिस विचारधारा में जा रहे हैं, उस विचारधारा के साथ जिस पक्ष के जुड़ने के बाद में एक नवी मुंबई के एक अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे। जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं नवी मुंबई के, वो करीबन पूरे होंगे, ऐसी उम्मीद मैंने रंगी थी। और उसी समय इस शहर का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी बढ़ेगा। जो मांझी पदाधिकारी है और जनसंघ से जुड़े हुए जो पदाधिकारी, उनको भी इस शहर के विकास के कार्यों में हम साथ में लेके एक संगठन बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद मेरी थी, ऐसी मेरी एक सकारात्मक धारणा उस समय थी। आपने ज्वाइन तो के लिए जैसे कहा कि आप इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन आपको फिर बाद में अध्यक्ष बना दिया गया नवी मुंबई का, और जिस तरह से आपके कार्य दिख रहे हैं, आप हर सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, युवा हो, एग्ज़ाम्स हो, ये किस तरह से आप? देखिए जी, मैं राजनीति में या कोई पक्ष के पदाधिकारी के दौर हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक इलेक्शन एजेंडा होता है,
क्योंकि राजनीतिक पक्ष है और इलेक्शन में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए या इलेक्शन में और वो जीत हासिल न कर पाए तो उसका महत्व नहीं है। तो राजनीतिक पक्ष हर तरीके के इलेक्शन लड़ता है, उसमें जीत हासिल करने का प्रयास करता है, लेकिन एक उद्दिष्ट हमारा निश्चित रूप से एक हमेशा ही होना चाहिए, वो सेवा और समर्पण। हमारे शहर के सभी जो घटक है, हर धर्म का हो, हर जात का हो, हर पंथ का हो, हर वर्ग का हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, हर सेक्शंस के लोगों को एक अच्छी सुविधा और उस हर काम में उनको साथ में लेके जाने की धारणा ये हर कार्य में होनी चाहिए। ये काम हमने हमेशा ही हमारे कार्य में रखा है। अब जो भी समाज में घटक हो, एक इंसान है, उस इंसान के माध्यम से उस व्यक्ति को अपने देखना चाहिए और सबको साथ लेके इस शहर का विकास करना चाहिए। एक प्रकल्प किया तो उस प्रकल्पों को ही हम लोग देखें या एक पर्टिकुलर वार्ड को ही हम लोग देखें, एक पर्टिकुलर परिसर को ही देखें। ऐसा विकास करना ये शहर नहीं मांगता है। ये शहर यूनिफॉर्म विकास मांगता है और हर क्षेत्र का मांगता है। ये शहर में जो भी काम हो रहा है और इस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को सम्मानित करने वाला होना चाहिए, हर व्यक्ति को विकास की प्रगति में साथ में लेके जाने वाला रहना चाहिए। तो ये उम्मीद मैंने रखी है। तो जो भी कार्यक्रम हमको राष्ट्रीय स्तर से आए, हमारे प्रदेश स्तर से आए, तो उसमें कार्यकर्ताओं के साथ वो काम करते समय हम समाज के हर स्तर के व्यक्ति को साथ में लेके जाके एक विश्वास संपादन करें और हमारे शहर में आप सभी लोगों का सम्मान होगा, हो रहा है और आगे भी होगा और हर व्यक्ति को एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास मेरे हर कार्य में रहा है। तो कार्य भी होता है, हमारे पक्ष के उद्दिष्ट भी पूरे होते हैं और सेवा और समर्पण भी होता है और उसमें मिलने वाला आनंद ये आपको और अच्छा काम करने के लिए काफ़ी ऊर्जा देता है। ये जो आपने चेंज किया था, पार्टी में आप आए थे बीजेपी में, तो एक ये बात काफ़ी चल रही थी कि पुराने जो ओरिजिनल बीजेपी के लोग हैं और क्योंकि आप लोगों का काफ़ी वर्चस्व रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आप लोग सब ऑलमोस्ट पूरी पार्टी लेकर आए थे, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन की बात थी, कॉन्फ्लिक्ट की बात की जा रही थी। देखिए कि ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग जो भी कोई व्यक्ति काम करता है, अगर कोई और वहाँ पे आए तो हमें एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं होता है। वो हर क्षेत्र में, वो बिजनेस में भी है, परिवार में भी है, वो सामाजिक कार्यों में और राजनीति में भी है। लेकिन सही बात बोले तो आदरणीय गणेश जी नाइक साहब और शिवसेना, जिस शिवसेना का नेतृत्व आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट सर सेनापति बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, उस समय 1989 में जब भी फर्स्ट टाइम युति हुई थी, मुझे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब एक साथ युति में जो चुनाव लड़े थे, तभी ये लोकसभा मतदार संघ में राम कापसे वो खासदार करके चुन के आए। वो 1989 की बात है और उस समय जो पहला बीजेपी और सेना का ऑफिस जो शुरू किया वो गणेश जी नाइक साहब ने किया। तो अभी कौन पहले और कौन पुराना है उस बात की बात करना मैं उचित नहीं समझता। मैं खुद तभी स्कूल में था और राम कापसे जी का प्रचार करने के लिए खुद मैं काफ़ी जगह पे उस समय घूमा हूँ। उसके बाद में भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से काम किया है। हर समय का जो जिला अध्यक्ष था या जो पदाधिकारी था, उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी उस समय भारतीय जनता पार्टी का काम किया। उनका सम्मान और आदर तो निश्चित रूप से होना चाहिए। जैसे अभी मेरा कार्यकाल तो 1 साल का है, तो 1 साल में काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे जो भी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनको साथ में आके हम एक अच्छा एक पॉजिटिव वातावरण निर्माण करें, इसके लिए भी प्रयास किए गए। जो पुराने जो जिला अध्यक्ष थे उनको भी साथ मिला के उनके साथ काम किए हुए भी कार्यकर्ताओं को साथ लेके काम करने का भी प्रयास मेरे कालखंड में किया है। तो एक ही दिन में सब चीज़ नहीं बनती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अभी सब कोई नया पुराना ऐसी बात नहीं करता। ये 5-10 साल का नहीं तो मैंने ये 40 साल के लोगों के साथ में लेके आके इस संगठन के प्रभाव में वो भी काम करे, ऐसी स्थिति मैंने कहा है कि मेरा जो कार्यालय भी है, ये कार्यालय ये मेरा नहीं है,
ये सभी कार्यकर्ताओं का है। उस समय जो कोई जिलाध्यक्ष उसके कालखंड में था वो भी यहाँ पे आके बैठ सकता है, उसकी मीटिंग ले सकता है, पार्टी को बढ़ाने का काम कर सकता है, संगठन को बढ़ाने का काम कर सकता है, लोगों को सुन सकता है, लोगों के काम कर सकता है। तो ये ओपन फोरम मैंने यहाँ पे रखा है। देखो कुछ जो घटक होते हैं उनको फिर उनका अस्तित्व दिखाने के लिए उनको वो बात करनी पड़ती है और वो स्वाभाविक है, उसके लिए हाल ही में आपने सोचने की बात नहीं। हाल ही में पुराने अध्यक्षों के साथ में भी मीटिंग करके आपने एक पॉजिटिव मैसेज आया था। नहीं देखो, मुझे बहुत खुशी है कि वो जो सीनियर जिन्होंने उनके अलग अलग कालखंड में चैलेंजेस अलग थे, आज की स्थिति अलग है, लेकिन को संघर्ष का समय था उस समय उन्होंने काम किया और अभी भी वो वही जज्बे से काम करते हैं, तो उनका आभार तो व्यक्त करना चाहिए। और जब भी मैं बुलाता हूँ कोई भी कार्यक्रम हो वो बुला के न आए ऐसा नहीं है। तो ये जो आजी माजी जो सभी जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता है वो बहुत ही सपोर्टिव है, किसी को कोई पद की लालसा नहीं है, सिर्फ हमारे माध्यम से काम हो, पक्ष के संगठन में हमारा योगदान हो, यही धारणा रख के ये सब काम करते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने युति की बात की, 89 की बात की, शिवसेना बीजेपी की, इस बार थोड़ा अलग था, अपोजिट पार्टीज अलग अलग हो गई थी। आप बीजेपी में और लोकसभा के टाइम पे शिवसेना के साथ में युति, ये किस तरह से मैच हुई? क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी इश्यूज भी हुए थे, बट आपने फिर उसको संभाल के लिया। देखिए कि यहाँ पे नवी मुंबई में जो नाइक परिवार, मैं नाइक परिवार में हमारे खुद कुटुंब नहीं समझता हूँ, नाइक साहब से जुड़े हुए सभी समाज के लोग, हर एक वर्ग के लोग काफ़ी सालों से उनसे जुड़े हैं, काफ़ी बड़ा उनका सामाजिक और इस शहर के जोड़ने का काम उनके माध्यम से किया गया है। तो ये जब भी कोई बदलाव होता है या कोई समय आता है तो वो काफ़ी प्रैक्टिकली बिहेव करते हैं। हमारे किसी के अड़चन में या कोई स्थिति में हम हमारी राजनीति को देखें या व्यक्तिगत स्वार्थ देखें, ऐसी भूमिका उनकी कभी नहीं होती। उन्होंने किसी को अपमानित नहीं किया है, हर एक को समझाया है, सम्मानित किया है। और शहर का अहित है वहाँ पे उन्होंने किसी का सुना भी नहीं है। शहर का अगर नुकसान हो रहा है और एक शहर की भूमिका जानी चाहिए तो उन्होंने वो बेझिझक के, उसके परिणाम कुछ भी हो उसमें उनको उनकी दुश्मनी बढ़े या उनको कोई टीका करे, टिप्पणी करे, इसकी परवाह उन्होंने कभी नहीं की। लेकिन एक अनुशासित एक राजनेता करके उनको देखा जाता है, एक डिसिप्लिन में, एक सबको सम्मानित करते हुए सभी उनके कार्य को उन्होंने बढ़ाया है। कभी किसी का अपमान, कोई वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, अगर वो विपक्ष का भी हो, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये संस्कार उनके माध्यम से दिए गए हैं। इसलिए जो भी सिचुएशन आई जिसमें पक्ष का जो उद्दिष्ट है उसको कभी बाधा न पहुंचाने का काम, और उसमें हमको सक्सेस ही मिलना चाहिए, ऐसी धारणा उन्होंने रखी है। और उनके यही जो उनके विचार है और उनका जो संस्कार है, उनकी कार्य पद्धति है, ये हमें मददगार साबित होती है। वो आपका बड़प्पन है, लेकिन आपके सपोर्टर्स में काफ़ी नाराज़गी हो गई थी। देखो कोई भी चुनाव है तो हर पक्ष को लगता है कि हर चुनाव में हमारा पार्टी का उम्मीदवार को उम्मीदवारी मिले, लेकिन अभी जब महायुति में होते हैं तो काफ़ी पक्ष होते हैं, राजकीय भी उनमें अड़चनें होती है। और ये ऐसे कठिन समय में ये पूरे राज्य का जो काम है वो संभालना है, सभी पार्टियों को संभालना है और विपक्ष से लड़ना है, और उसके बाद में हमारा राजकीय उद्दिष्ट हमें वो पूरा करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट्स चुन के लाने हैं। तो ऐसे जो लार्जर पार्टी इंटरेस्ट में जब हम काम करते हैं तो व्यक्तिगत जो मतभेद है या व्यक्तिगत जो चीज़ें उसको बाजू में रखना पड़ता है, और पार्टी क्या चाहती है, पार्टी को क्या हमसे उम्मीद है, उस पद्धति से काम करना ज़रूरी है। और ये हमेशा ही, भले जो भी कोई परिस्थिति है उसमें एक जो मूल लार्जर इंटरेस्ट पार्टी का रहा है उसको ही पॉजिटिव वे में फ़ायदा हो, उस डायरेक्शन में हम लोगों ने काम किया है। पार्टी के लिए कर तो रहे हैं आप लोग, लेकिन जिस बात युति की आती है, थाने डिस्ट्रिक्ट की आती है, एकनाथ शिंदे साहब का और नायक साहब के बारे में हमेशा ऐसा आता है कि क्लैशेस हैं, डिफरेंसेस हैं, ये आप कैसे डिनाई? देखिए कि मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और आदरणीय गणेश जी साहब, उन्होंने एक ही पार्टी में कई साल काम किए, तो एक दूसरे से वो परिचित है। और उस समय भी जो काम किया था उसमें एक अच्छा काम एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से किया गया था। अभी ये जो निर्माण हुई स्थिति
और महाराष्ट्र की परिस्थिति उसमें युति में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना ये एक साथ है, और अजित दादा पवार साहब की एमसीबी भी उनके साथ में। लेकिन कुछ जगह पे व्यक्तिगत जो कुछ स्वार्थ है या व्यक्तिगत उद्दिष्ट, और उसमें हम कुछ बात करते हुए हमारा एजेंडा क्लियर करना, हमारी बात रखना, ऐसे काम करने का प्रयास कुछ व्यक्ति करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कुछ नवी मुंबई शहर नहीं है, वो व्यक्ति ना कि कोई पक्ष है, ना व्यक्ति वो महायुति है। तो उन्होंने ऐसे समय में एक मैच्योर्ड बिहेव करना चाहिए कि जो कोई भी जो चीज़ है वो शहर के प्रगति में बाधा न डाले। जिस युति में हम काम कर रहे, इस युति में भी कोई टकराव ना हो, उसमें दरारें ना आए, ऐसी मैच्योरिटी लोगों ने दिखानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक कुछ लोगों के माध्यम से इलेक्शन आएंगे तो डिलिबरेटली गणेश जी नाइक साहब को टारगेट करेंगे, तो उनका पॉलिटिकल कद बढ़ेगा, उनको मीडिया अटेंशन मिलेगा। वरिष्ठों को हम कैसे ये डिफेंड कर रहे या खुद हम कैसे हमें प्रॉब्लम्स हो रहे, ये जताने का प्रयास कुछ लोग करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की राजनीति ये जनता को ये मान्य नहीं होती, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलती। तो निश्चित रूप से एकनाथ जी शिंदे साहब रहो, देवेंद्र जी फडणवीस साहब रहो, अजित दादा पवार साहब रहो, ये काफ़ी मैच्योरिटी से पूरे महाराष्ट्र का काम संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में जो बात करते हैं, तो उनकी राजनीति को ये जो वरिष्ठ है भली भांति समझते हैं। ये लोकल पॉलिटिक्स पे तो मैं आऊँगा, लेकिन एक बार और, जैसा अभी आपने कहा कि नायक साहब रिपरकशंस का नहीं सोचते हैं, जो सच उनको लगता है वो कहते हैं। हाल ही में असेंबली में भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि सिडको में किस तरह से भ्रष्टाचार के लिए हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, और पालिका में भी जाके काफ़ी कंप्लेंट्स होते हैं। तो अक्सर ये बात होती है कि यूडी शिंदे साहब के अंडर हैं और नायक साहब इनडायरेक्टली उनको अटैक कर रहे हैं। देखिए कि नवी मुंबई शहर 2019 तक जो हमारे शहर की व्यवस्था है, हमारे शहर में जो हुए काम है, उसमें इस शहर की हर जो टैक्स पेयर की जो पैसे हैं उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो। महानगर पालिका में जब भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नगर सेवक है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है और उप महापौर महापौर है और अलग अलग समितियां हैं, वहाँ पे एक ही कोई प्रस्ताव आता है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और वो डिस्कशन होने के बाद में पब्लिक डोमेन में जाता है, वो न्यूज़पेपर में छपता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाता है, और उसके ऊपर लोगों का क्या राय है वो रखी जाती है, और उसके ऊपर एक अच्छा डिसीजन शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जाता है। वो एक हेल्दी साइन है। इसीलिए ये स्तर है, क्यों सत्ताधारी है, क्यों विपक्ष है, क्यों मीडिया है, क्योंकि सही निर्णय लोगों के हित में लिए जाए इसलिए। लेकिन ये 2019 के बाद में कई ऐसे निर्णय हुए कि ज़रूरत न होते हुए भी कुछ जगह पे एक्सपेंडिचर किए गए, कुछ जगह पे हमारी जो फैसिलिटीज़ है, जैसे हमारे पब्लिक यूटिलिटी के प्लॉट है जो हम सिडको से कई सालों से मांग रहे हैं, उसमें भी वो आरक्षण बदल के वो प्लॉट में डेवलपमेंट की गई। तो ये शहर बढ़ रहा है। पहले ही यहाँ पे UDCPR आ रहा है। आज की हमारी पॉपुलेशन, आने वाले 10 साल में ये पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल होगी। तो अभी ही हमारे पास अगर हमारे शहर को सुविधा देने के लिए प्लॉट की कमी है, तो भविष्य में ये पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में और कमी होगी। तो ये चीज़ लोगों के डोमेन में बता के, लोगों ने हमको चुन के अगर विधानसभा में भेजा है, तो वहाँ पे अगर हम लोग ये सही समय में उस चीज़ की पुष्टि नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम लोग अगर न्याय नहीं मानोगे, तो हमें रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाए। देखो, हमें किसी का वैयक्तिक पॉलिटिकल रिलेशन हमको गेन करना है, हमको चुनाव लड़ने हैं, मुझे अधिकारियों से अच्छे रिलेशन रखने हैं, इसलिए हम शहर के हित की बात न करें, ये नाइक साहब को कभी मंजूर नहीं है। और हमेशा उन्होंने एक उनका व्यू रखा है, उनका पॉलिटिकल लॉस उसके वजह से हुआ है, लेकिन उनके वजह से उनकी पहचान बनी है कि शहर के हित में अगर कोई बात है तो ये निर्भीड़ता के साथ कोई भी चीज़ की उसका परिणाम खुद के ऊपर क्या होगा, लेकिन शहर के ऊपर क्या होगा। मैं कभी एक राजनीतिक इस परिसर का मैंने नेतृत्व किया है, तो मुझे भविष्य पूछेगा और मेरे माध्यम से इसकी पुष्टि होनी चाहिए, उसके न्याय की मांग होनी चाहिए। और ये ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट हो उससे वो मांग की, और उन्होंने कहा कि अगर मेरी मांगे नहीं है, ये शहर की ज़रूरत है, अगर पूरी होती है तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। तो मैंने किसी को
मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन मेरी मांग या मेरी बात, मेरे शहर का हित की बात करना ये मेरा अधिकार है और वो मैं कभी नहीं रोकूंगा। और शहर के हित की मैं बात करूंगा, उसके परिणाम कुछ भी हो उसकी परवाह करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि एक विज़न था जब आपके पास सत्ता पूरी थी नवी मुंबई के लिए, जो डेवलपमेंट भी हमने देखा है, टैक्सेस का जैसा आपने कहा कि 20 साल तक नहीं बढ़ाने की बातें हैं। क्या आपको लगता है ये पिछले कुछ टाइम से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है नवी मुंबई को? देखिए कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और उसके बाद में जो अधिकारी जो मांग कर रहे, जैसे सिडको या MIDC, वो ऑटोनोमस बॉडीज़ है तो वो उनके हित देखेंगे। नवी मुंबई महानगर पालिका ये सर्विस देने के लिए बनी है। यहाँ पे शहर में रहने वाले सभी लोग, अगर सिडको प्लॉट बेचेगी, वहाँ पे बिल्डिंग बनाएगी, सिडको को प्लॉट बेचने का पैसा मिलेगा, उनको प्रीमियम मिलेगा, लेकिन जब भी लोग वहाँ पे रहने के लिए आएंगे तो उनको सुविधा कौन देगा? सुविधा सिडको नहीं देगी, सुविधा MIDC नहीं देगी, सुविधा देने का काम ये महानगर पालिका का आएगा। और उस समय उस सुविधा के लिए सोचने वाला कौन है? जो लोगों का प्रतिनिधि है या जो शहर के महानगर पालिका में काम करने का जिनको अनुभव है और ये शहर के डेवलपमेंट का और शहर की सुविधा का सोचता है, वही वो बात करेगा। तो वो उनको बेच के पैसा कमाना है, वो बेचने का काम करेंगे। हम लोगों को सर्विसेज देना है तो हम लोग सर्विसेज की बात करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है, जो नियम है, जो टाउन प्लानिंग है, वो कोई कॉन्ट्रैक्टर ओरिएंटेड काम नहीं होने चाहिए, कोई बिल्डर ओरिएंटेड कोई शहर का धोरण नहीं होना चाहिए। जो शहर का धोरण होना चाहिए वो लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, एक टाउन प्लानिंग को समझते हुए वो डिसीजंस होने चाहिए। इसलिए अगर वो उनका काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने का काम भी एक कई तरीके से प्रशासन का है, लोक प्रतिनिधि का है, और उसमें एक पॉजिटिव एक सपोर्ट हमारे शहर को हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक मिनिस्टर से मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से वो ये 3-4 साल में हम लोग नहीं कर पाए, लोग समझ नहीं पाए, और इस कोरोना का जो कालखंड था उसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल ये प्रशासन के, और जिनको अपनी व्यवस्था बढ़ानी है, अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, ऐसे इंस्टीट्यूट ने जैसे सिडको और MIDC ने उसमें किया। देखिए, जो एग्रीमेंट महानगर पालिका हो चुका है, अगर पंपिंग स्टेशन के लिए कोई काम के लिए कोई प्लॉट महानगर पालिका को दिया गया है, उसका एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट होते समय वो हुआ है, उसके बावजूद वो प्लॉट बेचा जाता है। तो ये कितनी गलत बात है। अगर आपका घर का अगर कोई पानी की टंकी लेके जाए, आपके घर का अगर आधा पानी दूसरा कोई लेके जाए, आपके घर में अगर काम कोई व्यवस्था है उसको कोई आधा लेके जाए, तो घर वालों ने बोलना चाहिए। और घर की जिम्मेदारी उस समय महानगर पालिका के प्रशासक की थी। डेफिनेटली उसको लीड करने वाला UD डिपार्टमेंट है, तो UD डिपार्टमेंट ने भी अपने शहर के जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जो कॉरपोरेशन है, उनको भविष्य में ऐसी सुविधा देने के लिए दिक्कत आएंगी, ये भी सोच रखने की ज़रूरत है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं नवी मुंबई के ऊपर अन्याय हुआ है, ये मैं नाकारूंगा नहीं। बिल्कुल। और ये जो सिडको की भी बात की आपने, प्लॉट्स रिजर्व थे, उनको दूसरी चेंज ऑफ यूज़ कर दिया जा रहा है और बार बार एनवायरमेंटलिस्ट भी इश्यूज उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब सिडको मुक्त नवी मुंबई हो जाए, सिडको का काम खत्म हो गया है? डेफिनेटली देखो, सिडको ने अभी ज़्यादा नवी मुंबई के माध्यम से और उनको कुछ नवी मुंबई से एक्सट्रैक्ट करने की धारणा नहीं रखनी चाहिए। हालांकि नवी मुंबई शहर एक और शहरों के लिए एक एग्जाम्पल है कि जिस शहर ने खुद का डैम एस्टेब्लिश किया, जो सुविधा सिडको ने बना के देने के चाहिए थी। सिडको ने बताया था कि हम ये प्लॉट है, यहाँ पे हॉस्पिटल होंगे, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स होंगे, यहाँ पे स्कूल्स होंगे, आप इस शहर में रहने के लिए आओ। हम लोगों ने एक प्लान सिटी बनाया, और उन्हीं प्लान सिटी का कॉन्सेप्ट अगर वो खुद ही डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये गलत बात है। ये धारणा ही, ये मानसिकता बदलनी चाहिए, और ये टॉप टू बॉटम ये धोरण होना चाहिए। अभी जो शहर बन रहा है, अगर शहर स्ट्रगल कर रहा है, शहर ने अपना एक अलग से एक शहर की पहचान बनाई है, अलग शहर की सुविधा है, तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ना कि उससे कुछ और लेने की कुछ चाह रखनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, सर्विसेज देने की बात आती है, तो अभी बहुत हो गया। अभी सिडको अगर रुकेगी तो ये शहर का हित निश्चित रूप से ब्राइट रहेगा। क्योंकि जैसे आपने कहा, सिर्फ कमर्शियल एक एंगल बच गया। देखिए कि कमर्शियली देखो, कोई प्रीमियम आता है तो सिडको को जाता है, लेकिन उनको प्रीमियम लेना है,
उनको उनकी मार्केटिंग करनी है, उनसे रेवेन्यू जनरेट करना है, सर्विस कौन देगा? और ये डेंसिटी एक्सप्लोजन एक डेफिनेशन है कि अगर एक ही शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन हो तो उसमें शहर की व्यवस्था इसकी में एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है क्या कि सुविधाओं का, कि वो सुविधा लोगों के लिए पर्याप्त नहीं रहेंगी, उसका शॉर्टेज होगा। और ये स्थिति इस शहर में निर्माण होने की संभावना है। इसलिए ये 2024 के बाद में अभी ये शहर रीडेवलप्ड हो रहा है। सब लोग अभी यहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन की मांग करें, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन करते हुए इस शहर की लोक संख्या दुगनी होने वाली है। तो जिस संख्या में लोक संख्या बढ़ेगी उसी प्रमाण में इस शहर की सुविधा भी बढ़नी ज़रूरी है। और ये सुविधा बढ़ने के लिए हम लोग पैसे जनरेट कर सकते हैं, लेकिन सुविधा जनरेट नहीं कर सकते। अगर कोई हमें गार्डन का प्लॉट है, वो गार्डन का प्लॉट नहीं है, अगर कोई पार्किंग का प्लॉट है अगर नहीं है, तो हम लोग कुछ हवा में कुछ पार्किंग नहीं बना सकते, ना हवा में अपन कोई फ्लोटिंग गार्डन बना सकते। तो ऐसी व्यवस्था के लिए उसी प्रोपोर्शनेट हमारे सिविल लोगों के लिए एक व्यवस्था भी जनरेट करना, ये भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं, टॉप टू बॉटम प्रशासन, लोक प्रतिनिधि, सत्ताधारी, विपक्ष, पत्रकार और उसमें जो भी NGOs हैं, कोई तज्ञ लोग हैं, इनके सभी के सहयोग से सभी से एक पॉजिटिव डिस्कशन रख के, एक ओपन फोरम में बात करके इस शहर की हम लोग जो स्थिति 5 साल में ख़राब हुई है उसको हम कई हद तक सुधार सकते हैं। और आज के 2025 के लिए नहीं, 2050 के हमारे शहर की एक सुनियोजित स्थिति के लिए हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि 5 साल जो स्थिति ख़राब हुई है, इसमें काफ़ी देखा गया कि काफ़ी पॉलिटिक्स भी आ गई। जैसे रीडेवलपमेंट की आपने बात की है, अब झोपड़पट्टी का भी एक मसला काफ़ी हो गया। जैसे आप बता रहे कि युति है लेकिन लोकल लीडरशिप है जो अटैक्स कर रही है कि आप लोगों ने गड़बड़ी करी है सब। देखिए कि अभी नाइक साहब एक विधायक है, नाइक साहब ना मिनिस्टर है, ना कोई उनके पास कोई डिसीजंस लेने की कोई पावर है। अगर डिसीजन लेने की पावर होती तो वो डेफिनेटली ले लेते। लेकिन ऐसे समय में जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, वो सक्षम है और वो जो उनके पार्टी के, तो ऐसे समय में सिर्फ अपनी राजनीतिक कोई विचार से कोई चीज़ के बारे में टिप्पणी करे या कोई आलोचना करे तो सही नहीं। व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी ये नहीं होनी चाहिए। आप कोई अगर विषय है तो उसके विषय के ऊपर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति क्या कोई पूरी नवी मुंबई नहीं है, ना कोई व्यक्ति कोई पक्ष है। अब ये महायुति की सरकार है तो निश्चित रूप से जो भी कोई धोरण है वो सर्वमान्य होना चाहिए। अगर कोई गाँवठान में कोई अगर निर्णय होता है तो एक गाँव का नहीं, नवी मुंबई में सभी गाँव है, उनके हित का विचार होना ज़रूरी है। इस शहर के जब जो जानकार है उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए और कोई भी घटक जिसके ऊपर अन्याय न हो ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। हालांकि अभी जो कोई बात कर रहे हैं कि गणेश जी नाइक साहब विरोध, तो नाइक साहब विरोध कर ही नहीं रहे। हालांकि कुछ समय पहले एक प्राइवेट सर्वे शुरू हुआ, प्राइवेट सर्वे को लोगों ने विरोध किया। उसके बाद में एक ही कोई जगह पे उन्होंने बायोमेट्रिक्स काम करने की शुरुआत की, उसको भी लोकल लोगों ने विरोध किया, उसमें कहीं पे हम नहीं थे। उनका कहना है कि पीछे आप लोग। हाँ, लेकिन सोचने की बात है कि ये सर्वे क्या है। ये 2011 में जो पात्र है या जिनके पास पेपर है उनको पात्र अपात्र निश्चित किया जाएगा और सशुल्क उनको घर दिए जाएंगे। तो 2011 से लेकर 2024 तक जो घर है उन लोगों के घर से छत निकल जाएगा क्या? तो ऐसे प्रश्न नागरिक पूछते हैं। तो हमारी ये मांग है कि 2024 तक के जो स्लम के घर हैं उनको भी पात्र करना चाहिए, गाँवठान के घर है उनको भी पात्र करना चाहिए। और ऐसी योजनाएं जो सभी लोगों को मान्य हो, वो पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोगों को क्या मिलने वाला है, कौन से लोग पात्र होने वाले, कौन से लोग अपात्र होने वाले, उस चीज़ की अगर पुष्टि हो तो किसी को विरोध करने की ज़रूरत नहीं। हमने तो उस चीज़ का विरोध किया नहीं, लेकिन हमने निश्चित रूप से गणेश जी नाइक साहब ने और मैंने मांग की है कि 2024 तक के घर रेगुलराइज होने चाहिए। जो भी धोरण आए वो सबको मान्य होना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और निश्चित रूप से वो धोरण शहर की हर स्थिति को सपोर्ट करने वाला चाहिए।
अगर ऐसी कोई स्थिति होती कि आज हमें मोरबे डैम से 50 MLD पानी कम हो, तो हमारे जहाँ पे सब जगह पे पानी की मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। MIDC के यहाँ से अगर 10 MLD पानी कम हो तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति न निर्माण होते हुए शहर की सभी व्यवस्था, शहर की पानी की व्यवस्था, गार्बेज डिस्पोजल की व्यवस्था, शहर की आर्थिक स्थिति, एजुकेशन, ओपन स्पेस, उसको सब मद्देनज़र रखते हुए एक लोगों को शहर 50 साल में भी एक अच्छी तरीके से एक यूनिफॉर्म ग्रोथ में जाएगा, इस तरीके के अगर धोरण है तो उसमें हमें उस धोरण का विरोध करना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से एक स्वार्थ से जुड़े हुए ये सब स्टेटमेंट्स है और ये सब उनके एक्ट है, ऐसे मैं समझता हूँ। और ये नवी मुंबई की जनता जानती है। इलेक्शंस पास में आ रहे हैं, इस तरह के और एलिगेशंस चलते रहेंगे, युति धर्म कहीं बचेगा नहीं आपको लगता है? देखो, युति धर्म हम लोग पालते हैं कि जब भी जो भी इलेक्शंस है, पक्ष ने दिया हुआ उम्मीदवार हो या महायुति का उम्मीदवार हो, उसको यशस्वी करने के लिए, पक्ष का उद्दिष्ट पूरा करने के लिए हम हमेशा प्रयत्न करें। लेकिन कुछ लोग, अब हम हमेशा देखेंगे कि कुछ भी हो लेकिन उनको नायक विरोध, कुछ भी हो, जो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ लेकिन वो पक्ष डिसाइड करेगा ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं, ये आएंगे तो हम विरोध करेंगे, ये पार्टी को हमारा विरोध। तो ये धारणा लोग समझ गए हैं कि एक व्यक्ति विरोध है, और उनको इस चीज़ की मालूमात है कि जब भी हम नाइक साहब को बोलेंगे तो हमको स्पेस मिलेगा, तो हमें फुटेज मिलेगा, तो अब हमें अटेंशन मिलेगा, और हम और किस चीज़ के बारे में बोलेंगे। और कोई ये शहर में असुविधा होती है तब ये वो सब लोग सब चुप होते हैं, एक ऊ नहीं करते। लेकिन नाइक साहब है, वो अच्छा भी है तो वो बुरा कैसे है वो दिखाने के लिए वो चिल्लाएंगे। लेकिन लोगों ने उनको कभी भी ही मैंडेट दिया नहीं है। लोग समझते हैं कि ये 20 साल जो व्यक्ति ने शहर को, सभी लोगों को साथ में लेके हुए काम किया है, शहर का हित देखा है, इसलिए महानगर पालिका के हर इलेक्शन में एक मैंडेट उनके पक्ष में नहीं आया है। और इस शहर की भी डेवलपमेंट लोगों ने देखी है। तो निश्चित रूप से ये जनता जो सही चीज़ है ये समझेगी, और जो सही लोग हैं जो शहर का हित समझते हैं उनके ऊपर अपना समर्थन देगी। अभी लोकसभा इलेक्शन में आपने भी कैंपेनिंग की, हालांकि शिवसेना के कैंडिडेट थे, लेकिन शिवसेना के लीडर से ओपनली आता है कि अगर नायक फैमिली से कोई रहेगा तो हम उनके लिए कैंपेन नहीं करेंगे। देखिए, ये कुछ विशिष्ट लोगों का कहना है। तो आप लोग क्या इस पे पार्टी लेवल पे इसके बारे में कोई डिस्कशन होता है? देखो कि जिन लोगों को असुरक्षित लगता है कि नाइक फैमिली का अगर होना ये हमारी जो राजनीतिक कद को कहाँ पे भी तो कम करेगा या इनका कद बढ़ेगा, ऐसे जो लोग समझते हैं, जो हमारे कार्य को बढ़ाने में उनका वो कम होना ऐसे वो समझते हैं, वो प्रयास करेंगे। और ये एक तरीके की राजनीति है, उसमें एक काफ़ी एक ब्रॉड व्यू में काम करने वाले लोग हैं, एक पॉजिटिविटी में काम करने वाले लोग, ऐसे नैरो माइंडेड लोग भी रहते हैं। और वो एक समाज का हित है, तो आपको एक ही तरीके के लोग समाज में नहीं मिलेंगे, पक्ष में नहीं मिलेंगे, तो ये राजनीति है। बट आगे किस तरह से आप लोग, क्या पार्टी लेवल पे आप लोगों ने इसके बारे में कुछ देखो कि हमेशा ही जाके पार्टी को अपना, जो हम लोग कैसे हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, ये समर्थशाली व्यक्ति का ये बिहेवियर नहीं है। हम लोग देखेंगे, ये जनता के जो जब डोमेन में सब्जेक्ट जाएगा तो जनता सब जानती है कि कौन सी नौटंकी कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, और कौन सी राजनीति कर रहा है, और कौन समाज नीति कर रहा है, कौन शहर का हित देख रहा है, ये भली भांति जनता जानती है। और निश्चित रूप से जनता के जब भी ये डोमेन में ये सब्जेक्ट जाएगा तो जनता उसका जवाब देगी। ये तो रही युति की बात। खुद पार्टी के अंदर जो कुछ अपोजिशन आते हैं, चाहे मंदाताई से स्पेशली ओपनली हो रहा है अब तो, और उस पर से जब इलेक्शन आ रहे हैं, आपका बेलापुर में जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है इसकी वजह से और तीव्र हो गया है। इसे देखिए कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, वो अपनी राजकीय एम्बिशंस रख सकता है। किसी को कार्य करते समय कोई पद में वो काम करे उसको ऐसा लगता है, किसी को लगता है कि मैं नगर सेवक करके काम करूं, किसी का अनुभव कोई क्षेत्र में है तो उसको लगता है कि मैं विशिष्ट विभाग से मैं आमदारगी के इलेक्शन लड़ूं। तो ये लोकशाही है,
हर पक्ष से कोई भी खड़ा हो सकता है और व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, तो उसमें अगर वो ऐसा सोचे, खुद का कार्य करने के लिए, अनुभव से बढ़ने का प्रयास करे, तो ये गलत नहीं है। ये राजनीति में ये वही है कि हर एक को घटना ने, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, तो ये अधिकार के साथ अगर कोई काम करता है तो मुझे ना किसी के बारे में ख़राब लगना चाहिए, ना मेरे बारे में किसी को ख़राब लगना चाहिए। ये परफेक्ट कंपटीशन है। बट ख़राब लग रहा है तो अभी वो व्यक्तिगत है। देखो, मुझे तो मैं हर चीज़ को पॉजिटिविटी से लेना चाहिए कि कोई भी काम करे तो उसके माध्यम से पक्ष का निर्णय, एक न्याय निर्णय पक्ष करेगा। अभी महायुति में भी कुछ निर्णय हुए, वो पक्ष ने वो डिसीजंस लिए, और इच्छुक सब जगह पे होते हैं, इसीलिए कोई काम करना छोड़ेगा ऐसी बात नहीं है। मैंने भी काम किया है, कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, तो इसमें अपनी इच्छा व्यक्त करना और लड़ने के लिए काम करना ये कोई गलत चीज़ है लोकशाही में, ऐसा मैं नहीं समझता। तो संदीप नाइक बेलापुर से इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक हैं? यस, मैं काम भी कर रहा हूँ और कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है कि मैं बेलापुर से इलेक्शन कंटेस्ट करूँ, और उसके ऊपर एक न्यायी निर्णय निश्चित रूप से पार्टी के माध्यम से लिया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बट ये जो पार्टी के अंदर जो ये इशू हो गया और अब ओपनली अटैक्स हो रहे हैं, काम के बारे में पूछा जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है कि काम बताओ, 5 काम बताओ, लाख रुपए ले जाओ, इस पे देखिए, आपको लगता नहीं इलेक्शन आते और बढ़ेगा? मैंने मेरे पूरे मेरे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकाल में आलोचना, टीका, टिप्पणी, उसको मैंने कभी अहमियत दी नहीं। देखो, मैंने सोचा है कि मैं खुद क्या काम कर सकता हूँ वो मैंने काम करना चाहिए। हालांकि दूसरों को नीचा दिखा के या दूसरों की आलोचना करते मैं बड़ा नहीं हो सकता। मुझे अगर बड़ा होना है, मुझे लोगों का मन जीतना है, लोगों में एक विश्वास संपादन करना है, लोगों को विश्वास दिलाना है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ, तो मुझे काम करते रहना चाहिए। और जब भी आलोचना होती है तो आप समझ जानेगा कि आपका काम हो रहा है। तो इसलिए आलोचना को मैं काफ़ी सकारात्मकता से देखता हूँ। हाँ, अगर मेरा कुछ गलत है तो मैं उसमें सुधार करूँगा, अगर मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेट करूँगा। लेकिन अहंकार, किसी के व्यक्ति के बारे में द्वेष उत्पन्न करना, उसके लिए षड्यंत्र रचना या किसी को बुरा बोलना, ये मेरी राजनीति के मेरे संस्कार ना कभी थे ना भविष्य में रहेंगे। और आलोचना की मैं निश्चित रूप से परवाह नहीं करता। हाँ, मेरे हाथों से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, मेरे से कोई अपमानित नहीं होना चाहिए, इसके बारे में निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ। अगर मैंने किसी को, मुझे इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली अगर मेरे से कोई गलती हुई और मुझे बाद में अगर मुझे उसका मालूम पड़ा कि मैंने कुछ गलत किया है, तो उसको सॉरी बोलने के लिए भी मुझे गलत नहीं लगता। या मैंने कोई डिसीजन लिया है और मुझे किसी ने बताया कि नहीं, वो ये डिसीजन इस तरीके से ये व्यक्ति को या ये समाज के घटक को या शहर को बाधित कर सकता है, तो उसको करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना या पीछे लेना, उसके लिए भी ईगो में नहीं समझता। तो एक पॉजिटिविटी के साथ सबको समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, और आलोचना की तो मैं परवाह नहीं करता। इलेक्शंस बहुत नज़दीक आ रहे हैं, गहमा गहमी तो और बढ़ती जाएगी। जैसे कि कहा कि यूटी का भी क्लेम है टिकट्स के लिए, खुद आपके पार्टी के अंदर क्लेम्स हैं। ये जिस तरह से चल रहा है, और फिर बातें ये भी आ जाती है कि आप तो खैर बीजेपी से बहुत ही कट्टर तरीके से जुड़े हुए, बट ये बात आती है कि नाइक पार्टी फिर चेंज कर सकते हैं। देखिए, जिसको कोई स्पेकुलेशंस करना है वो अपने अपने हित के लिए वो स्पेकुलेशंस, वो अफवाहें फैलाएगा। आज जो भी निर्णय 2019 में हुआ, हालांकि सभी को लग रहा था कि नाइक साहब और मैं दोनों ही ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, लेकिन जो स्थिति निर्माण हुई उस समय पार्टी की जो कुछ समस्या थी या जो भी उनका निर्णय था वो हमने ऑनर किया। और उस समय बेलापुर में भी हम लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने काम करके उस समय भी जीत हासिल की। उसके बाद में जो भी चुनाव हुए उसमें हम लोगों ने जीत हासिल की। तो एक संगठन की शिस्त और संगठन का जो एक प्रोसेस है उसको हमेशा हमने रिस्पेक्ट किया है। और उसके समय जिसने जो योगदान दिया है, जिसका जो कार्य है, करंट स्थिति है, उसको समझ के एक न्यायी निर्णय निश्चित रूप से पक्ष करेगा, ऐसी उम्मीद और विश्वास मेरा है। 2019 में जैसा आपने कहा कि दोनों की उम्मीद थी ऐरोली से और बेलापुर से टिकट मिलेगा, वो नहीं हुआ।
इस बार क्या फ़र्क पड़ गया है जो आपको लग रहा है कि दोनों को मिल जाएगा? नहीं, देखिए कि आज व्यक्तिगत संदीप नाइक करके मेरा 25 साल का सामाजिक और राजकीय कार्य बतौर नगर सेवक, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और 2 टर्म एमएलए और अलग अलग सामाजिक कार्यों में जो जुड़ा हूँ, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों से इंटरेक्शन हुई है। लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, युवाओं की है, इन्वायरमेंट में काम करने वाले लोगों की है, सीनियर सिटीजन्स लोगों की है, अलग अलग समाज के लोगों की है, अलग अलग वर्ग के लोगों की है। तो उसमें अगर हमारी क्षमता है, अगर मैं उनसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो उनका नेतृत्व करते हुए एक डिसीजन मेकर करके या एक प्रतिनिधि के माध्यम से मैं इनके विषय एक धोरणात्मक विषय में तब्दील हो, एक कायदा बने, एक धोरण बने, इसके लिए मैं एक रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे मुझे व्यक्तिगत मुझे लगता है, मेरे कार्यकर्ताओं को लगता है। तो एक परिवार के तौर में एक इंडिविजुअल मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है और मेरे भी काम है, और मैंने हर समय में मेरा बर्ताव या संगठन के लिए मेरा काम, ये मैंने जो किया है उसका निश्चित रूप से विचार ये वरिष्ठ करेंगे, पक्ष करेगा, और एक न्यायी भूमिका मुझे व्यक्तिगत संदीप नाइक को देखते हुए की जाएगी, ऐसे उम्मीद मैं करता हूँ। तो इसलिए दोनों सीट्स मिलेंगी? देखो, मेरे बारे में मैं कहता हूँ, निश्चित रूप से अभी एक ऐरोली का प्रतिनिधित्व आदरणीय गणेश जी नाइक साहब कर रहे हैं, तो उनका कार्य, लोगों से उनका कनेक्ट, उनका जनसंवाद, नवी मुंबई के विषय के बारे में उन्होंने किया हुआ काम, तो निश्चित रूप से वो उनकी पहचान है, तो उनके बारे में मैं बोलना उचित नहीं समझता। और एक काफ़ी बड़ा काम और एक काफ़ी बड़ा कनेक्ट उनके माध्यम से उन्होंने क्रिएट किया है, और राजनीति से ज़्यादा समाज नीति को समझते हुए वो काम करते हैं। और ये गए 10 साल में 5 साल में एमएलए था और 5 साल नाइक साहब है, तो और ऐसे काफ़ी पार्टी के लोग हैं कि जिनके घर में काफ़ी सारे पद हैं, लेकिन जब भी आलोचना करनी होती है तो सिर्फ नाइक परिवार सबके नज़र में आता है, बाकी कोई आता नहीं है। और इंडिविजुअल व्यक्ति का भी काम, इसको भी देखना चाहिए और उनका कार्य भी देखना चाहिए, ऐसे मैं समझता हूँ। तो यूबीटी में जाने की जो बातें अक्सर आती है, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। 2019 की स्थिति और उस समय भी जो निर्णय हुआ, उस समय में मैंने किया हुआ काम, लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ये सीट मिले, नवी मुंबई का उम्मीदवार हो, ऐसी उम्मीदें लोगों की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हर रैली में, हर सभा में, हर प्रचार में भारतीय जनता पार्टी और संदीप नाइक बतौर आपको हर जगह पे प्रचार करते हुए नज़र आए। और ऐसे समय में इस संगठन बढ़ाने का काम करते समय ऐसे बातों में सिर्फ हमारा संगठन बढ़े, राष्ट्र प्रथम, पक्ष और बाद में व्यक्तिगत, ऐसी धारणा मैं मन में रखता हूँ। लेकिन राष्ट्र में भी मेरी नवी मुंबई शहर आती है, ये चीज़ को भी मैं संभाल के मैं मेरा कार्य करता हूँ। आखिर में आपका जन्मदिन भी है, अब काफ़ी एक्साइटमेंट है आपके सपोर्टर्स में भी, वेल विशर्स में भी, और ऐसे में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो फाइनली क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप नवी मुंबई के लोगों को? नहीं, देखिए, मेरे जन्मदिन के अवसर पर जल्लोश न करें। मेरे जन्मदिन के अवसर पर अगर हो सके तो एक सामाजिक उपक्रम, कुछ कार्यक्रम आयोजित करें, और काफ़ी बड़ी संख्या में हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, कुछ जगह पे कुछ अच्छे कार्यक्रम जो युवाओं से जुड़े हुए हैं, जो महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चों से जुड़े हुए हैं, ऐसे अच्छे कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं ने आयोजित किए। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अपने प्रति अगर कोई अगर अपनी भावना व्यक्त करता है और अपने किसी व्यक्ति के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो मैं खुद को काफ़ी भाग्यशाली समझता हूँ। मैं सभी कार्यकर्ता और जो मेरे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने मेरे कहने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और ये कार्यक्रम के माध्यम से मुझे शुभेच्छाएं दी, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आखिर में गणेश नाइक साहब का तो विजन रहा है शहर के लिए, संदीप नाइक की भी एक आइडेंटिटी बन गई है, उनके पर्सनल क्या चीज़ें हैं जो शहर के लिए वो करना चाहते हैं? देखिए कि एक इस शहर में एजुकेशन सिस्टम ये सभी लोगों को इक्वल होना चाहिए। अगर वो स्लम में पढ़ने वाला एक कोई किसी भी समाज का अगर लड़का है, गांव में पढ़ने वाला है और कोई कॉलोनी में रहने वाला है, उनको एजुकेशन सिस्टम सेम क्वालिटी की मिलनी चाहिए।
उनको एजुकेशन सेम क्वालिटी का मिला तो वो अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने खुद को जीवन में वो सिद्ध कर सकता है, वो अपने जीवन की राह बना सकता है। लेकिन अगर एक को बहुत अच्छी शिक्षा दी गई और एक को उतनी दर्जे की, उतनी क्वालिटी की शिक्षा नहीं दी, तो ये डिफरेंस है। तो एजुकेशन सबको इक्वल होना चाहिए और उसके लिए एक अच्छा एक पैटर्न, एक सिस्टम जो प्रोसेस की ओर से चले और सभी लोग उसको देखते हुए एक ओपन माइंड से देखें, ऐसे एक सिस्टम नवी मुंबई के शहर में निर्माण होनी चाहिए। और दूसरी हेल्थ व्यवस्था है, हेल्थ व्यवस्था भी सबको यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, कोई महानगर पालिका का हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन हर व्यक्ति को एक जैसी आरोग्य व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसके लिए इस आरोग्य व्यवस्था में काफ़ी ही मंथन करके, जैसे उसमें अलग अलग लोक प्रतिनिधि, अलग अलग वार्ड के नगर सेवकों का मंथन, सत्ताधारियों का मंथन, विपक्ष का मंथन, तज्ञ लोगों का मंथन, और भी जैसे जैसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं या हेल्थ व्यवस्था है, उसमें सब व्यवस्था। अगर हम पल्स पोलियो का भी चेक करते हैं, जब भी न्यू बॉर्न बेबी है या कोई 1 साल का बच्चा है, कोई भी बीमारी से जूझता हुआ कोई पेशेंट है, जैसे कि ये अभी जो वायरल फीवर्स है, उसके बाद में और सभी एक्सीडेंट, ट्रॉमा केसेस, उसको सभी को ट्रीट करते समय एक ऐसा जो अच्छा कोई एक बेंचमार्क है या कोई सिस्टम है, उसको स्टडी करके हमारी व्यवस्था में सिडको का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, MIDC का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और नवी मुंबई महानगर पालिका भी उसमें कंट्रीब्यूशन होना। लेकिन एक अच्छी व्यवस्था कि जिसमें हर कोई जाके ऐसा समझे कि मैं बाबा यहाँ पे मैं सुपर स्पेशलिटी में ही गया हूँ, कि जो 7 स्टार जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो भी महानगर पालिका से दी गई है और उसका भी एक बोझा महानगर पालिका के अर्थव्यवस्था पे नहीं आए। ऐसी ये 2 चीज़ें बनते हुए ये शहर जैसे बढ़ रहा है, इस शहर का रोड्स, इस शहर की पार्किंग व्यवस्था, इस शहर के गार्डन्स, इस शहर के जो तालाब, इस शहर की स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ये इक्वली इस सभी शहर के लोगों को कॉम्प्लीमेंट करने वाली होनी चाहिए। अनुदिक जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं, जो कोई इनोवेशंस है, वो ग्लोबल भी हो, वो भी हमारे शहर में लाने का प्रयास होना चाहिए और उसको अल्टर हमारे शहर के जो सिस्टम है या शहर की जो रचना है उसके सिस्टम में रेट्रोफिट करने का प्रयास करके एक विज़न 2025 का नहीं, 2050 का या 2075 उसका विज़न देखे आज से हम शुरुआत करेंगे तो वो मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट, मेरा वार्ड, मेरा कहना, इस माध्यम से इस शहर का विज़न नहीं बनेगा। इस शहर का विज़न बनाने के लिए काफ़ी ब्रॉड व्यू से एक ओपन डिस्कशन करके इस शहर को बनाने का प्रयास करना चाहिए और आने वाला समय इस शहर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी अच्छा लिया हुआ निर्णय ये शहर के फ्यूचर के लिए मददगार साबित होगा, कोई भी गलत निर्णय ये शहर में आने वाले समय में असुविधा निर्माण करेगा। इसलिए एक जागरूकता के साथ सभी लोगों को समझते हुए एक अच्छा काम इस शहर में करने का मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की भी और आगे भी आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे संदीप नायक जी, जिनका बहुत ज़बरदस्त सफ़र तो रहा है और अब एक विज़न के साथ, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के बाद एक विज़न के साथ वो तैयार है नवी मुंबई के लिए। हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। ख़ास मेहमान में इस हफ्ते इतना ही, अगली बार नए मेहमान के साथ। नमस्कार।